हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है, इसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये 2022 में निकली थी वैकेंसी। इसका एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसमें जब ये वैकेंसी आई थी 2022 में, उस टाइम ही तैयारी शुरू करवाई थी। देखिए, उसमें मिनिमम 50 टेस्ट करवाने का था। उस बैच में 69 टेस्ट करवाए हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 1.5 साल से ऊपर वो बैच चला है और उसमें नोट्स टेस्ट सब कंप्लीट दिए हैं। कुछ लोग हैं कॉल करते हैं कि हमने तो 2022 में ज्वाइन किया था, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आपका एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम करवाना वो तो हमारे ऊपर रहता नहीं है। ये अभी दूसरा बैच है, इसमें 8 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 9 आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश का एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें 40 टेस्ट का रहता है मिनिमम। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जो 28 जनवरी को लगना था, 28 जनवरी 2024 को, वो नहीं हुआ। उसकी डेट है जो 3 मार्च पोस्टपोन कर दी गई कि 3 मार्च को एग्जाम होगा। तो हमने सोचा कि चलो फ्लो बना हुआ है बच्चों का, तो 2 महीने की खातिर क्यों और इनको रोका जाए, तो हमने उस बैच को कंटिन्यू रखा 3 मार्च तक। लेकिन उसके बाद में वो कोर्ट में चला गया, तो वो बैच मिनिमम 40 टेस्ट करवाना रहता है। अब अगर उसके बाद 2 महीने में आपका एग्जाम होता है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज वो एक ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ टाइम वैलिडिटी है। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं, इसलिए चर्चा की है। ये बैच चल रहा है अभी, और इसमें कल ही एक ऑफर रखा था जो आज भी वैलिड है, 12 और 13 मई तक वैलिड है। 40% का इसमें ऑफ है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। लेट्स बिगिन। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है, वहां से एक अधिनियम पास किया गया था और इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसका नाम इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे इस अधिनियम को ये जब पारित हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उस टाइम पे जो सेक्रेटरी थे वो लॉर्ड मॉन्टेग थे, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो उन्हीं के नाम पे रखा है, ये सेक्रेटरी थे और ये वायसराय थे। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए आपको ये बताया है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें जो सेंटर और प्रोविंस, इनके जो सब्जेक्ट थे उनका भी एक वर्गीकरण का प्रावधान किया गया था। इसमें सेंटर और स्टेट के क्या सब्जेक्ट है, और इसी अधिनियम में जो आयकर है, इनकम टैक्स है, उसको केंद्र सरकार के राजस्व के स्रोत के रूप में रखा गया था। अभी जो इनकम टैक्स है ये इस टाइम रखा गया था 1919 में कि केंद्र सरकार का एक राजस्व का सोर्स होगा। हालांकि बंगाल और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनके लिए इस इनकम टैक्स में इनकी जो पूर्ति है, उस पूर्ति के लिए इनकम टैक्स का 25% देने का प्रावधान था। 20 का करेक्ट आंसर है। जो पॉसिबल क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं वो आपको बताए। हाल ही में फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश ने पेश किया है? अभी फिलीपींस है, सॉरी, फिलीपींस ने यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आपसे ये भी पूछा जाए, हो सकता है आपका एग्जाम हो जब तक ये मेंबर बन जाए, लेकिन अभी आज की कंडीशन में किसी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि रिसेंटली किसने क्वालिफाई किया है यूनाइटेड नेशन में मेंबर बनने के लिए, तो ये फिलीपींस ने क्वालिफाई कर लिया है। अब इसका ये जो प्रस्ताव है पूर्ण सदस्य बनने का, ये किस देश ने पेश किया था? तो ये संयुक्त राज्य अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने ये इसको प्रस्ताव को पेश किया था यूनाइटेड नेशन में। भारत की बात करते हैं तो भारत ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की जो पूर्ण सदस्यता देने से संबंधित जो प्रस्ताव है उसके फेवर में
इसके फेवर में भारत ने मतदान किया है। इसमें देखिए 193 जो मेंबर हैं उसमें से 143 लोगों ने इसके फेवर में मतदान किया है। 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और 25 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अरब देशों की बात करें तो अरब देशों के अलावा भारत पहला देश है जो इसको मान्यता देने वाला गैर अरब देश बना है। जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है उसकी बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को भी जो ये अरब कंट्रीज है इन्होंने मान्यता दे रखी है और किसी ने नहीं दी है फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को, भारत ने इसको मान्यता दी है। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, ये पुस्तक लिखी गई थी, ये प्रकाशित हुई थी 1951 में और इस पुस्तक को लिखा था डीजी तेंदुलकर ने। डीजी तेंदुलकर हैं ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, इन्होंने ये बुक लिखी थी। कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ करवाएंगे आपको। नेटवर्क में ओएसआई का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क में ओएसआई का पूरा नाम क्या है? देखिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये मॉडल होता है। ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल है, एक रेफरेंस मॉडल कह सकते हैं इसको, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोवाइड करवाता है एक कॉमन बेसिस। किसके लिए? जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेशन हैं कोई सिस्टम को परचेज करने के लिए, उसका इंटरकनेक्शन है। सिंपली कहें तो जैसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल अंतरराष्ट्रीय जो मानकीकरण संगठन है उसके द्वारा बनाया गया एक वैचारिक मॉडल है जो मानक तय किए गए हैं, जो मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करके और अलग अलग संचार प्रणालियों को संचार करने में ये सक्षम बनाता है। और ओएसआई जो कंप्यूटर सिस्टम उनको एक दूसरे के साथ संचार करने में भी सक्षम होने के लिए एक मानक प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये आपके आईसीटी का क्वेश्चन है। देखिए फुल लेंथ सिलेबस, वो पूरा सिलेबस कवर किया जाता है टेस्ट में। अगर कोई स्पेशल टेस्ट नहीं हो, अभी आपको पूरे सिलेबस बेस भी टेस्ट देखने को मिलेंगे जिसमें आपकी सारी यूनिट कवर की जाएंगी। उसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के, इकोनॉमी, पॉलिटी, आईसीटी, रिसर्च सब पे स्पेशल टेस्ट भी 2-2, 3-3, 4-4 देखने को मिलेंगे। वो डिपेंड करता है सिलेबस किसका कितने टेस्ट में इंपॉर्टेंट कवर हो जाता है। निम्नलिखित में कौन समिति पर कर सुधारों पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सी कमेटी है जो टैक्स रिफॉर्म से संबंधित नहीं है? राजा जे चेलैया कमेटी 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में ये एक राजा चेलैया की अध्यक्षता में टैक्स रिफॉर्म्स के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। और इसके साथ ही एक कमेटी और बनाई गई थी एम नरसिम्हन कमेटी, वो भी जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें सुधार से संबंधित थी। कर सुधार आयोग की रिपोर्ट पे कर प्रणाली का इसमें आदान प्रदान किया गया था। और जो रिफॉर्म की बात करते हैं हम 1991 का पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, और सुधारों पे व्यापक जोर दिया। जबरन जो वसूली की दरें थी उनको हटा दिया गया था उस टाइम पे, काफी रिफॉर्म हुए थे। केलकर कमेटी, केलकर कमेटी का संबंध किससे है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे संबंधित है केलकर समिति। और इसकी अध्यक्षता की थी विजय केलकर ने। और 2015 में ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, और इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। तारापुर समिति ये आरबीआई ने गठित की थी। आरबीआई ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और इसका संबंध किससे था? जो पूंजी खाते हैं उनकी जो परिवर्तनशीलता है उससे संबंधित था। ये 1997 में गठित की गई थी, पेश की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है तारापुर कमेटी।
ये पूंजी खाते में जो से संबंधित थी। एक क्वेश्चन आपके इस कमेटी का आता ही है एग्जाम में। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की बात हो रही है। आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फूड चेन में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? देखिए, उत्पादक कौन है? उत्पादक, पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? इनको उत्पादक क्यों कहा जाता है? प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है इनको? फूड चेन में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि वो अपने लिए भोजन का व्यवस्था खुद करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, या खुद उसके लिए चाहे सूर्य से हो ले, इस तरीके से वो करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है पेड़ पौधों को। प्राइमरी उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियन है वो है इसमें, जैसे पौधे, शैवाल, कैटरपिलर, कीड़े टिड्डे, दीमक, ये सभी प्राइमरी उपभोक्ता के उदाहरण हैं, क्योंकि ये केवल स्वयंपोषी खाते हैं। जैसे पौधे हो गए, कुछ प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिन्हें विशेषज्ञ कहा जाता है, क्योंकि वो केवल एक प्रकार के उत्पादों को खाते हैं। तो प्राइमरी उपभोक्ता किस पे डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर पे, पेड़ पौधों पे। सेकेंडरी उपभोक्ता कौन होता है? सेकेंडरी उपभोक्ता किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी उपभोक्ता पे डिपेंड करता है। ये मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं। सेकेंडरी उपभोक्ता मांसाहारी ज्यादातर मांस वगैरह खाते हैं, इसलिए ऊर्जा और अस्तित्व के लिए दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं। सर्वाहारी ऊर्जा और अस्तित्व के लिए ये जानवरों और पेड़ पौधों पे भी निर्भर करते हैं, जिससे वे अपनी एक जो जैविक खाद्य श्रृंखला है इसमें सेकेंडरी उपभोक्ता बन जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राइमरी पे डिपेंड करते हैं। देखिए, फूड चेन है, जो उत्पादक है वो खुद बनाते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी प्राइमरी पे डिपेंड करता है, और अपघटक है। अपघटक कौन होते हैं? वे जीव जो मृत, जो डेड कार्बनिक पदार्थ हैं उनका पोषण प्राप्त करते हैं, इनको अपघटक कहा जाता है। जैसे जीवाणु, कवक, ये डीकम्पोजर होते हैं एक्चुअली। अपघटक, डीकम्पोजर, ये वे जीव है जो मृत या जो सड़े हुए जीव है उनको तोड़ते हैं या ये अपघटन करते हैं। इस प्रक्रिया जो केवल कुछ एम्पायर, कवक जैसे हैं इनके द्वारा ही संभव होती है। तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये अपघटक होते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कई बार आप क्या है कि उसको मैंने कई बार पिछली बार एग्जाम होता है एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का, जब भी आप में से जो एग्जाम देके आए थे, कई लोगों से बात की थी तो इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ के आ गए थे, जबकि करवाया था टेस्ट में। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आपको डिटेल में करवाए जाएंगे, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों से डरे नहीं, या आपको ऐसा नहीं लगे कि ये पढ़ा हुआ नहीं है, मुश्किल होगा। ये बहुत ईजी होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा ये डीकम्पोजर होते हैं, अपघटक सबसे ज्यादा होते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन कौन से इंसिडेंट के बाद किया गया था? किस घटना के बाद किया गया था? देखिए, महात्मा गांधी का एक जो रहा है, आंदोलन काफी किए हैं गांधी ने, लेकिन ज्यादातर उन्होंने वापिस ले लिए थे। वो सक्सेस हो मूवमेंट, उससे पहले ही वो वापिस ले लेते थे। छोटी सी कोई घटना हुई और वो अपना आंदोलन वापिस ले लेते थे, आंदोलन खत्म कर देते थे, समाप्त कर देते थे। ये एक इश्यू रहा है, लोगों में उनके प्रति फिर नाराजगी भी रहती थी। गांधी से लोग प्रसन्न भी नहीं थे, खुश भी नहीं रहते थे ऐसी, जब वो आंदोलन वापस ले लेते थे, क्योंकि लोग अपना काम छोड़ के उनकी बातों पे या उनके कहने से लोग आते थे आंदोलन में, और फिर उसके बाद कोई छोटी घटना हुई, फिर उसके बाद गांधी है जो वापिस आंदोलन अपना ले लेते थे। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में स्वराज पार्टी, आप नोट कर लीजिए। स्वराज पार्टी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है स्वराज पार्टी का। कई बार पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने स्थापना की थी। कई बार पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी में है जो इसके सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे इस पार्टी के। अब चोरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी
1922 को। और ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे चोरा चोरी की घटना हुई थी। कुछ प्रदर्शन के टाइम पुलिस के साथ झड़प हुई, फिर बाद में चौकी को आग लगा दी, कई पुलिस वालों की इसमें डेथ हुई। इस घटना से गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, वो वापस ले लिया था। और गांधी जी के इस फैसले के कारण कई नेता खुश भी नहीं थे, असंतुष्ट थे। और बाद में इनमें से ये लोग भी थे, सी आर दास हो रहे, उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। तो ये हमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ये एग्जाम में जहां तक है। चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, चाहे आपसे नॉन कोऑपरेशन पूछा जाए, चोरा चोरी पूछा जाए, या स्वराज पार्टी का पूछा जाए। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे, ये जहां तक हो सके कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहां से किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। हर साल भारत अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अचीवमेंट्स हैं उनको प्रतीक के रूप में मनाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, या फिर युवाओं को प्रेरित करने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का क्या मतलब है? एक ऐसी सरकार जो राज्य के स्तर से नीचे स्वतंत्र रूप से निर्वाचित स्थानीय निकायों के साथ बनाई गई हो। मतलब जो बेसिक जो रूट लेवल पे है वहां से चुन के सरकार आई हो, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उसको स्थानीय निकाय कहते हैं। जो राज्य के स्तर से नीचे स्वतंत्र रूप से निर्वाचित जो स्थानीय निकाय है उनके साथ बनाई गई हो। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और 1882 में उन्होंने ये शुरू किया था। लॉर्ड रिपन है, वायसराय रहे हैं, और कब से कब रहे हैं? 82-84 ये वायसराय रहे हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है, लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इनकरेक्ट कौन सा है, मिसमैच कौन सा है, सही से मैच कौन सा नहीं कर रहा है? यहां से भी एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। भाग सेकंड नागरिकता, पार्ट 2, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग सेकंड है, पार्ट 2 है, ये नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप, ये सही है। पार्ट फोर्थ है, ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 8 है, ये सहकारी समितियों से संबंधित नहीं है। पार्ट 9 ए, ये नगर पालिका से संबंधित है, ये सही है। देखिए पार्ट सेकंड तो सिटीजनशिप है। पार्ट थर्ड क्या है? पार्ट थर्ड में आता है आर्टिकल 12 to 36, ये होता है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। और जो पार्ट 8 है सहकारी समितियां, एक्चुअली पार्ट 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज का है, और इसमें आर्टिकल 239 से और 242 तक है। ये सभी आप पढ़िएगा जरूर, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था। भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति आयोजित किया जाता है? देखिए ये जो शक्ति है ये किसके साथ किया जाता है? ये फ्रांस के साथ किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये शक्ति। और अभी ये इस बार 2024 में कहां पे किया जा रहा है ये शक्ति का आयोजन? ये किया जा रहा है उमरोई। उमरोई कहां पे है? मेघालय में। और इसका कौन सा एडिशन है? ये 7th एडिशन है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाद में आप कुछ क्वेश्चंस का कमेंट में या फिर ऐसे पूछते हैं जो ऑलरेडी
हम डिस्कस कर चुके होते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिट्टी का लाल रंग है, लाल मिट्टी है, वो लाल कलर है उसका, किसकी वजह से होता है? देखिए, मिट्टी का भी एक क्वेश्चन सॉइल का आता है हमारे एग्जाम में। सबसे पहले 1879 में डॉग शेव ने ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल बताया था। और जो डॉग शेव का क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल है, मिट्टी का वर्गीकरण, उसमें इसने 5 कैटेगरी रखी थी सबसे पहले। और 5 कैटेगरी कौन सी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एलुवियल सोयल, जिसको जलोढ़ मृदा या कछारी मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सोयल। दूसरा उसने बताया था ब्लैक सोयल, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तीसरा उसका था डॉग शेव का जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल है, उसके अकॉर्डिंग रेड सोयल, लाल मिट्टी। चौथा जो बताया था उसके क्लासिफिकेशन में, ये था लेटेराइट सोयल, लेटेराइट मिट्टी। और पांचवा था उसका आरिड सोयल। आरिड सोयल क्या है? शुष्क मिट्टी। तो एक तो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन है या कौन इसका नहीं है डॉग शेव का। तो ये 5 है डॉग शेव के जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल है, मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टियां मूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई थी। जलोढ़ मिट्टी, उसको कछार मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी, काली मृदा या रेगुर, लाल, लेटेराइट और शुष्क, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट और अरिड सोयल। इसके बाद में अब आता है आईसीएआर। आईसीएआर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने इसके सोयल के क्लासिफिकेशन किए, मिट्टी को 8 जो समूह है उसमें विभाजित किया। अब वो 8 समूह कौन से हैं जो आईसीएआर ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभाजित किया है? पहला है एलुवियल सोयल, दूसरा है ब्लैक सोयल, तीसरा है रेड एंड येलो सोयल, चौथा है लेटेराइट सोयल, पांचवा है अरिड सोयल, छठा है जो सैलाइन एंड एल्कलाइन सोयल, लवण और क्षारीय, सैलाइन एंड एल्कलाइन सोयल, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। और सातवां जो है ये पिटी सोयल, पिटमय मृदा या जैव मृदा, वो है पेटी सोयल या ऑर्गेनिक सोयल। और जो 8वां है वो है फॉरेस्ट सोयल या फिर मॉनसून सोयल, माउंटेनियस सोयल, सॉरी, वन या पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट सोयल या माउंटेनियस सोयल। तो ये कंफर्म क्लियर हो गया होगा। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके 8 समूह कौन से हैं? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोयल, काली मिट्टी, ब्लैक सोयल, लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एवं येलो सोयल, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सोयल, अरिड सोयल, शुष्क मृदा, सैलाइन एंड एल्कलाइन सोयल, छठे नंबर पे लवण और क्षारीय मृदा, सातवां पेटी सोयल या पेटी सोयल तथा जो जैव मृदा है ऑर्गेनिक सोयल, और 8वां है वन या एवं पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वत वगैरह है, पहाड़ पर्वत, वो तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल। तो ये 8 है। अब हम बात कर लेते हैं लाल मिट्टी का लाल रंग किस वजह से है। देखिए, लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड होता है लाल मिट्टी में, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। कई बार इसको आपको एग्जाम में आयरन थर्ड दे के भी पूछ लिया जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये फेरिक ऑक्साइड को Fe2O3 लिख देते हैं या फिर आयरन थर्ड भी लिख देते हैं। ये एक अकार्बनिक यौगिक है और इसकी वजह से ही लाल मिट्टी है, इसका रंग लाल होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? एक बार राष्ट्रपति बन गया, अब दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए यह आर्टिकल 57 में लिखा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है उसी पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा वो, ये ऐसा आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है एक बार राष्ट्रपति बन गया दोबारा नहीं बन सकता। मास्ट्रिक्ट संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, ये काफी चर्चा में है आजकल। मास्ट्रिक्ट संधि है, ये 7 फरवरी 1992 को 7 फरवरी 1992 में इस पे हस्ताक्षर हुए थे। ये संधि नीदरलैंड में
मास्ट्रिक्ट एक जगह है, वहां पे हुई थी। और इसके पश्चात ही जो यूरो मुद्रा है, यूरो मुद्रा चलन में आई थी। और यूरो मुद्रा 1993 से इसके एग्जिस्टेंस है। और ये यूरोप का जो एकीकरण है वो इसी संधि के तहत किया गया है। और अभी ये इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश अक्सर समाचारों में देखा गया है। किसने प्रस्तावित किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पे सिफारिश? ये किसने प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव दिया गया है अभी रिसेंटली यूनेस्को की तरफ से। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पर्सन इन न्यूज हमारे सिलेबस में है और इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अभी रिसेंटली नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये 30 अप्रैल को ही नियुक्त किया गया है। 30 अप्रैल 2024 को वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी। और ये किसकी जगह लेंगे? जो एडमिरल आर हरि कुमार हैं, आर हरि कुमार ये अभी थे और इनकी जगह ये वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी भारतीय नौसेना के अगले चीफ होंगे। ये सी इसका करेक्ट आंसर है। पूरा पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लेवल को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है। ये किस शहर से संबंधित है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे पहुंच गया है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। और अभी ये तिरंगे बर्फी को जो जीआई टैग दिया गया है ये है वाराणसी की। बनारस, जो पूरा बनारस एरिया, बनारस रीजन कहें तो उसमें लगभग 33-34 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। और उत्तर प्रदेश में 75 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तमिलनाडु पहले फर्स्ट पे था, अब तमिलनाडु दूसरे पे आ गया है, 58 है वहां पे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनना। उत्तर से दक्षिण, देखिए ये सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। जो पहला बैच करवाया था उसमें सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया है आपको। ये माउंटेन अवेलेबल है। हालांकि हम फिर से एक बार और रिवीजन के टाइम पे आपको ये सब पढ़ाएंगे, सब बताया जाएगा, ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको। तो नॉर्थ टू साउथ का पूछा है। सबसे पहले काराकोरम, देन लद्दाख, जास्कर, उसके बाद में पीर पंजाल रेंज आती है, धौलाधार रेंज आती है और फिर शिवालिक रेंज आती है। ये है ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। तो इसी तरीके से देख लीजिए कौन सा सही आ रहा है। इसका आंसर सी, थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर होगा। 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 108वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? रिसेंटली किया है 108वां संविधान संशोधन। देखिए पहले 2008 में एक विधेयक आया था, महिला आरक्षण विधेयक। उसको राज्यसभा में, अपर हाउस में राज्यसभा में रखा गया था। 9 मार्च 2010 को विधेयक को पारित किया था राज्यसभा में, लेकिन उसको लोकसभा में कभी भी मतदान नहीं हुआ उस पे, तो ये खारिज हो जाता है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, ये 128वां 128 है, 128वां संशोधन विधेयक 2023 है। इसको देखिए दो तरीके से पूछा जा सकता है आपको, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 128वां संशोधन और महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संविधान संशोधन। ये जरूर ध्यान में रखना है। संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, सी इसका करेक्ट आंसर है। कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? कुंभ का मेला है, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कुंभ का मेला है, ये 4 जगह पे लगता है और 12 साल में लगता है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पहला ये
प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा हरिद्वार। ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में इलाहाबाद था, प्रयागराज है अभी ये, गंगा यमुना और सरस्वती का जहां संगम है वहां लगता है। उज्जैन में शिप्रा रिवर है, शिप्रा नदी के किनारे लगता है। नासिक महाराष्ट्र में लगता है, गोदावरी नदी के किनारे। और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। तो ये हर 3 साल में एक बार लगता है और इन 4 स्थानों पे लगता है। अभी कुंभ के मेले का आयोजन होगा 2025 में प्रयागराज में। अभी 2025 में हर 3 साल के अंतराल के बाद ये मेला गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी के तट पे आयोजित होता है। 2025 में होगा ये 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के टाइम पे, और इसका समापन होगा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा 2025 में प्रयागराज में। आप अभी ऑफर चल रहा है 40% डिस्काउंट का। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे वो, और वो आज तक के लिए ही वैलिड है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था ये पहले, अब यूपीएसएससी हो गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 इसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बैच इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको लगभग 18-20 मंथ करवाया है वो। उसके बाद अभी नया बैच शुरू किया है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज फिर बाद में आप हमें बताते हैं कि एग्जाम में 1 महीना बचा है, 20 दिन बचे हैं, तो वो नहीं बताना पड़ेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए आप। इसमें 9 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम, 9 टेस्ट। टेस्ट नंबर 10 ये अभी डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है जनरल स्टडीज के लिए। लेट्स बिगिन। द 50th G7 summit is set to be held from 13 to 15th June 2024 in which city? यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं आप उन सभी क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिएगा, अपने दिमाग से मत बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। ये सब आपके कमेंट के बेस पे बता रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में करवाया था उसमें 16 to 24 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए, किसी शिफ्ट में 16, किसी में 24 भी आए हैं। 50वां जो G7 का समिट है ये होने वाला है अभी 13 से 15 जून को। ये कौन से शहर में होगा? G7 की बात हो रही है, G20 अलग है। G20 अभी ब्राजील में होगा, ये G7 कहां पे होगा? G7 अभी रिसेंटली ये होने वाला है और ये होगा अपुलिया रीजन है। ये अपुलिया रीजन है और इसमें शहर है ये फसानो, यहां पे होगा। देखिए अगर, और ये कौन सी जगह पे है? इटली में। इटली में होने वाला है ये। अगर समझने के हिसाब से इसको समझे तो ये रीजन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें बुंदेलखंड रीजन हो गया, उस तरीके से एक बड़ा रीजन है। फसानो है, ये एक शहर है। फसानो ये इसका शहर है इस रीजन का। और ये प्रोविंस कौन से प्रोविंस में आता है? तो ब्रिंडीसी करके प्रोविंस है इटली में। ब्रिंडीसी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वैसे ब्रिंडीसी है, और उसका शहर जैसे लखनऊ है वैसे फसानो है। और अपुलिया ये रीजन है इसका, इसमें आता है। और जैसे इंडिया है वैसे इटली है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। 50वां G7 समिट 13 से 15 जून के बीच में
इटली में हो रहा है, इटली ऑप्शन में नहीं है तो अपुलिया रीजन है, अपुलिया रीजन ऑप्शन में नहीं है तो फसानो शहर है, और ब्रिंडिसी ये प्रोविंस है। और ये किसने चूज किया है? ये पसंद है जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जिया मेलोनी, उसकी पसंद है। Which bloc has recently adopted a roadmap on the regulation of crypto assets? अभी कौन से ब्लॉक ने इनमें से रिसेंटली अडॉप्ट किया है एक रोड मैप, किसके लिए? क्रिप्टो असेट्स जो भी हैं उनके रेगुलेशन को लेके। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनका G20 समिट जो हुआ था, G20 समिट मोरक्को में हुआ था ये, और मोरक्को में भी कौन सी जगह? मार्कस मोरक्को में जो G20 समिट हुआ था उसमें ये रोड मैप तैयार किया है क्रिप्टो असेट को लेके। ये किसका था? फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है उनकी मीटिंग हुई है G20 की। और ये किस पे बेस्ड है? ये पूरा सिंथेसिस पेपर प्रिपेयर किया है, किसने किया है? IMF ने। इस पे जो पूरा सिंथेसिस पेपर वर्क वगैरह प्रिपेयर किया है IMF ने किया है, और उसके साथ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसने किया है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा G20। What is the bridge fuel recently seen in news? ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये बहुत चर्चा में है अभी रिसेंटली। ब्रिज फ्यूल, देखिए ये होता क्या है ब्रिज फ्यूल? अभी दुनिया क्या कर रही है, ज्यादातर कंट्रीज कोयले से और ऑयल से ट्रांजिशन हो रहा है, कोयल एंड ओल्ड ऑयल टू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। जो क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ज्यादातर लोग, कंट्रीज है जो। उसकी वजह है कुछ अवेलेबिलिटी, मार्केट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सभी इसकी वजह है, ताकि एनवायरमेंट पे भी मिनिमम इम्पैक्ट हो। इसीलिए ये इस पे ब्रिज फ्यूल नाम दिया गया है, नेचुरल गैस है इसकी तरफ। अब इसमें क्या है, इसको दूसरे तरीके से पूछा जाए आपसे तो ये किस में रिच होता है? आपसे पूछा जा सकता है जो ब्रिज फ्यूल है उसमें किस में रिच होता है ये? तो ये हाइड्रोकार्बन रिच होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल है, ब्रिज फ्यूल फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस है, हाइड्रोकार्बन में रिच होता है। इसमें लगभग 70 to 90% मिक्सचर होता है, कंपोजिशन होता है। किसका कंपोजिशन होता है? कलरलेस। इन दोनों का कंपोजिशन होता है 70 to 90%। क्या होता है इसमें? CH4। CH4 क्या है? मीथेन है इसमें। हालांकि अदर जो इंग्रेडिएंट्स है इथेन, C2H6 या प्रोपेन C3H8 वो भी होते हैं, लेकिन CH4 इसमें 70 to 90% होता है। इन दोनों का कॉम्पोजिशन होता है। ये इसलिए बताया कि आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ब्रिज फ्यूल, नेचुरल गैस। अकॉर्डिंग टू UNCTAD रिपोर्ट, इसको अंकटाड भी बोलते हैं रिपोर्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन 2024? ये जो अंकटाड की रिपोर्ट है इसमें एस्टिमेटेड क्या बताया गया है? ये होता क्या है UNCTAD? ये द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने ये रिपोर्ट दी है। UN की बॉडी है ये एक्चुअली एक। इसने फोरकास्ट किया है 2024 में इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना हो सकता है। देखिए अभी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो जो सबसे फास्ट ग्रोथ रेट है वो सबसे पहले नंबर पे, फास्टेस्ट ग्रोथ रेट वो इंडिया की ही चल रही है। चाइना वगैरह की 2 पॉइंट समथिंग है, US की भी इससे भी कम है 2.34 के आसपास, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंडिया की है ये 6.5 बताई गई है, 6.5।
अब इसने 2023 में बताई थी, कितनी बताई थी? 6.7 बताई थी ग्रोथ रेट, और अभी बताई है 6.5 बताई है। Which among the following was not annexed into the East India Territories via the doctrine of lapse? देखिए, एक क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम में, तो इसमें क्या पूछा गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझ लेते हैं पहले। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? व्यपगत का सिद्धांत। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा व्यपगत का सिद्धांत, हड़पने की नीति, हड़प नीति या चूक की नीति। इसमें क्या होता था, ये लागू किया था अंग्रेजों ने, कि जिसके कोई वारिस नहीं है वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, गोद नहीं ले सकता, किसी अपने रिलेटिव को या किसी को भी। वो कई और तरीके भी थे इसमें, जैसे कुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा, उस बेस पे भी ये हड़प लेते थे। ये अंग्रेजों ने शुरू किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये कब शुरू किया गया था? ये 1848 से और 1856 के बीच में रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमसे पूछा है किसको नहीं किया था, तो पहले हम वो देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति भी कैसे कहते हैं इसको, और वो कई राज्य उसने मिला लिए थे जो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अधिकार में। सबसे पहला जो मिलाया था, ये मिलाया था सतारा। सतारा को मिला लिया था कब? 1848 में। सतारा के राजा थे अयप्पा साहब। उनने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र या जो अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था, और लॉर्ड डलहौजी ने इसे फिर बाद में अपने राज्य में मिला लिया। ये पहला था। आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन सा था जो इस नीति के तहत लिया गया, तो पहला राज्य सतारा था। इसके बाद में जैतपुर और संभल, जैतपुर और संभल 1849 में मिलाए गए थे। बघाट मिलाया गया था 1850 में, बघाट को। उदयपुर को 1852 में मिलाया गया था। इसके बाद में झांसी को मिलाया गया था 1853 में। नागपुर को मिलाया था 1854 में, और 1855 में करौली को मिला लिया था, और लास्ट 1856 में अवध को मिला लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन का पूछा कौन सा नहीं मिलाया था, तो मैसूर को इसके तहत नहीं मिलाया गया था। यहां से किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक रीजन ये भी माना जाता है, 1857 का जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, उसके पीछे एक रीजन ये भी माना जाता है कि ज्यादातर जो राज्य थे ये हिंदू राज्यों तक सीमित था ये सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इनके विलय से राजाओं में रोष पैदा हुआ। और आमतौर पे माना जाता है कि 1857 के जो बगावत शुरू हुई थी, असंतोष था, उसके पीछे इस सिद्धांत का भी काफी योगदान माना जाता है। द गारंटी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? गारंटी सिस्टम है, ये शुरू कब हुआ था? गारंटी सिस्टम, ये रेल नेटवर्क डेवलपमेंट शुरू हुआ था इंडिया में 1849 में। और ये कब तक चला था रेलवेज का? 1849 टू 1869 तक ये गारंटी सिस्टम चला था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो कुछ जो प्राइवेट कंपनीज थी वो उनसे कुछ कंडीशंस पे रिटर्न पे, कुछ कंडीशन इन रिटर्न के बेस पे गारंटी सिस्टम शुरू हुआ था। आजकल आप देखते होंगे कई सारे लोग गारंटी देते हैं। अभी सुन रहे थे, एक नेताजी कह रहे थे 1 लाख रुपए देंगे सबको, जितनी भी महिलाएं हैं सबको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब देश में 65 करोड़ महिलाएं हैं। अगर 65 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं तो साल भर में देश की जो अभी जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो साल डेढ़ साल में जीरो हो जाएगी। ये कैलकुलेशन लगाई है या नहीं लगाई है, सैलरी कहां से देंगे लोगों को, एक बाद की बात है। लेकिन 65 करोड़ लोगों को हर साल 1 लाख रुपए देना पॉसिबल नहीं है, अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो। खैर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर बिकम द लोकसभा स्पीकर?
इनमें से कौन कभी लोकसभा स्पीकर नहीं रहे हैं? देखिए, आप इसको चैनल को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डिटेल देखनी है वेबसाइट पे जाके आप जरूर देखिएगा। वेबसाइट पे आपके सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर बिकम द लोकसभा स्पीकर, इनमें से कौन नहीं रहे हैं? इनमें से लोकसभा स्पीकर, देखिए हुकुम सिंह है, ये लोकसभा स्पीकर रहे हैं 1962 से 1967 के बीच, 1962 से 1967 के बीच में हुकुम सिंह लोकसभा स्पीकर रहे हैं। बलिराम भगत हैं, बलिराम भगत रहे हैं 1976 से और 1977 तक ये लोकसभा स्पीकर रहे हैं। जीएस डिलन है, ये 1969 से और 1975 तक ये लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। केवी के सुंदरम ये सिविल सर्वेंट थे और इंडियन सिविल सर्विसेज से थे, और ये पहले लॉ सेक्रेटरी आजाद भारत के यही बने थे, केवी के सुंदरम। कल्याण विद्यानाथन कुट्टूर सुंदरम, केवी के सुंदरम, ये पहले लॉ सेक्रेटरी थे आजाद भारत के। सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे दूसरे। और फिफ्थ 5वें लॉ कमिश्नर थे 1968 to 71। तो ये कभी भी लोकसभा स्पीकर नहीं रहे। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत स्लो पढ़ाते हैं या इस तरीके से, क्योंकि उनको लगता है कि सीधा क्वेश्चन बता दो और उसका आंसर बता दो बस। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बता दिया, आंसर बता दिया, वो एग्जाम में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन 100% आएगा। इसलिए डिटेल में बताया जाता है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पूछा जाए तो हम एग्जाम में सही कर सकें। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन हिल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। देखिए डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, ये सारी जो हिल्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आता है मिसमी, फिर अभोर, देन मीरी और फिर डाफला। मिसमी, इसके बाद में आता है अभोर, थर्ड मीरी और फोर्थ डाफला। ये जरूर ध्यान रखिएगा। मेघालय की जो गारो खासी जयंतियां हैं उनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, या फिर मिसमी, अभोर, मीरी और डाफला का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये हमें ध्यान में रखना है। 4 3 2 1। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है? गोविंद सागर सतलज, ये सही है, गोविंद सागर सतलज। कोलेरू लेक है, ये सब लेक है, ये रिवर है। कोलेरू लेक, कृष्णा। देखिए कोलेरू है जो कृष्णा और जो गोदावरी है, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है वहां पे है, ना कि कृष्णा रिवर पे। इसको अकेला कृष्णा पे कहना ये इनकरेक्ट होगा। कोलेरू मीन्स कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। यूकाई रिवर रिजर्वर है, ताप्ती, वुलर लेक, झेलम, ये सही है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, 3 एंड 4। कोई भी चीज गूगल करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं तो जो क्या होता है कि पहला आर्टिकल आया या पहला हमें जो आंसर बताया, कई बार हम उसको सही मान लेते हैं, लेकिन आप जरूर 2-3 आर्टिकल या 2-3 जगह क्रॉस चेक किया कीजिए, क्योंकि गूगल पे क्या होता है, हम ही लिखने वाले हैं, हम में से ही लिखते हैं गूगल पे, आप लिखते हैं, जिनका कोई वेबसाइट है वो ही लिखते हैं, तो गलतियां हो सकती है या फिर अपडेट नहीं किया हो। इसलिए क्रॉस चेक 2-3 बार कीजिए, जब भी क्वेश्चन को सही मानिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई क्वेश्चन में आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा,
मुझे लगता है कि आपने एक बार गूगल किया, गूगल में जो सामने दिखा उसको सही मान के कमेंट करते हैं, ऐसा होता है कई बार। हु रोट द गीता रहस्य, गीता रहस्य ये किसने लिखा है इन मराठी, ये मराठी में किसने लिखा है या किसने लिखा है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। कब लिखा था? जब वो मांडले में थे, मांडले जेल में थे बर्मा में, उस टाइम पे उन्होंने ये लिखा था। भगवत गीता को पढ़ के ही उन्होंने ये कर्मयोग का जो कॉन्सेप्ट है उससे लिखा था गीता रहस्य। Who among the following was the president of the Indian Home Rule League which came into existence on April 28, 1916? इनमें से कौन इंडियन होम रूल लीग के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, जब होम रूल लीग की स्थापना हुई 28 अप्रैल 1916 में? तो देखिए, होम रूल लीग है, होम रूल लीग ये शुरू किया गया था ब्रिटेन में, ब्रिटिशर्स के वहां ब्रिटेन में शुरू किया गया था होम रूल मूवमेंट। ब्रिटिश इंडिया में, जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम अंग्रेजों का राज था, उस टाइम पे शुरू किया गया था ये होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल जो मूवमेंट है, इंडियन होम रूल। अब ये किससे इंस्पायर होके किया था? कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी तर्ज पे शुरू किया गया था। तो जो आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, होम रूल लीग चल रहा था, उसकी तर्ज पे ये मूवमेंट शुरू किया गया था। पहली चीज ये क्लियर हो गई होगी कि आयरलैंड के से ही उसकी लाइन पे उससे प्रेरित होकर शुरू किया था। दूसरा, कब से कब तक चला है? 1916 से और 18 तक ये दो स्टेज सेट हुए हैं इसमें। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1916 में मद्रास में, मद्रास जो अभी चेन्नई है, यहां पे सितंबर 1916 में एनी बिसेंट ने शुरू किया था मद्रास में। दूसरा, अप्रैल 1916 में ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, इसको तिलक ने शुरू किया था अप्रैल 1916 में, और एनी बिसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास ने, और तिलक ने अप्रैल 1916 में कहां शुरू किया था? बेलगाम में। बेलगावी ये कहां पे है? अभी कर्नाटका में है, ये शहर है, ये डिस्ट्रिक्ट है बेलगाम, यहां पे शुरू किया था तिलक ने। दो चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरा, 1918 में होम रूल लीग तिलक वाला और एनी बिसेंट वाला 1918 में ये मर्ज हो गए थे। क्या हो गए थे? मर्ज हो गए थे। पहला जो इसका प्रेसिडेंट बनाया था, ये जब शुरू किया था, तो इसके प्रेसिडेंट थे जोसेफ काका बतिस्ता। जोसेफ काका बतिस्ता एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे बॉम्बे के, और ये प्रेसिडेंट थे इंडियन होम रूल मूवमेंट के, जब ये इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जब डी इसका करेक्ट आंसर है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, होम रूल जो इंडिया होम रूल मूवमेंट लीग है, ये बन गया था 1918 में ऑल इंडिया होम रूल लीग, और उसके बाद 1920 में इसका मर्ज हो गया किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कांग्रेस में इसका विलय कर लिया गया होम रूल लीग का, और 1920 में जब इसका विलय हुआ, मर्ज हुआ कांग्रेस में, उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जब होम रूल लीग का कांग्रेस में मर्ज हुआ था, उस टाइम अध्यक्ष बने थे मोहनदास करमचंद गांधी। The annulment of partition of Bengal was done by, ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, पार्टीशन किसने किया, फिर उसको रद्द किसने किया? बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था। हालांकि ये वजह क्या बताई थी बंगाल के पार्टीशन की, कि बहुत बड़ा एरिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के हिसाब से इसका पार्टीशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंग्रेज इसको रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड
कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वायसराय ऑफ इंडिया थे। ये अनाउंस किया था 20 जुलाई 1905 को। और ये लागू कब से हुआ था? अनाउंस किया 20 जुलाई 1905 को और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। ये लागू हो गया था। लॉर्ड कर्जन वायसराय ऑफ इंडिया थे और इसी के बाद में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था इसके बाद से ही। और जब स्वदेशी आंदोलन पीक पे पहुंचने लगा उस टाइम पे वायसराय थे इसमें लॉर्ड हार्डिंग थे। इन्होंने रिवोक किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस लिया 1911 में। दो चीजें क्लियर हो गई, बंगाल का पार्टीशन 1905 में लॉर्ड कर्जन, और वापस इसको रिवोक किया किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। Which are the two major rivers which emerge from the अमरकंटक प्लेट्यू but they flow in different direction? अमरकंटक के प्लेट्यू से दो रिवर ओरिजिनेट होती हैं लेकिन वो अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है। वो कौन सी रिवर है? तो देखिए, अमरकंटक के प्लेट्यू से रिवर निकलती है नर्मदा रिवर। अमरकंटक प्लेट्यू से रिवर निकलती है सोन रिवर। अमरकंटक प्लेट्यू से रिवर निकलती है जोहिला रिवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो अमरकंटक के प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है ये। सोन रिवर है, ये नर्मदा से जस्ट ईस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती है। नर्मदा के ईस्ट साइड से सोन रिवर ओरिजिनेट होती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा एक छोटा सा रिजर्वर है अमरकंटक प्लेट्यू पे, उसको नर्मदा कुंड कहते हैं, वहां से निकलती है। और जो सोन रिवर है ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है। The Atomic Energy Institution at Trombay was established in which year? ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है? ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है, अभी रिसेंटली एटॉमिक एनर्जी का समिट हुआ है, ग्लोबल समिट हुआ है ये, और ये क्वेश्चन इससे पहले वाले टेस्ट में करवाया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है कि अगर करंट का नहीं पूछा जाए, इसका बैकग्राउंड स्टैटिक पोर्शन जो हमारा सिलेबस है उससे लिया जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन जो एट ट्रॉम्बे वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ये कौन से ईयर में इसकी स्थापना हुई थी? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन की। एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन 1954 में स्थापना हुई थी और बाद में 1967 में 1967 में इसको क्या कर दिया गया? रीनेम कर दिया गया। रीनेम्ड एज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क बन गया 1967 में। ए इसका करेक्ट आंसर है। The uniform civil code which has been recommended in the directive principle is to ensure which of the following? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में काफी टाइम से लागू है, सालों हो गए जब से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। अभी रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है और धीरे धीरे उसका स्टडी करके आने वाले टाइम में और भी कई स्टेट्स में ये लागू हो जाएगा, स्पेशली जहां पे एनडीए है, बीजेपी है, इनकी सरकार है, क्योंकि इनका कमिटमेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अब इससे क्या हो जाएगा? ये इसमें क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? जो डिवोर्स है, मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इस तरीके की चीजें हैं इसमें। इससे होगा नेशनल इंटीग्रेशन, जो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से, सबके लिए समान कानून। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड से नेशनल इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 44 में मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी।
और आर्टिकल 44 संविधान के पार्ट 4 में आता है, भाग 4 में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, उनमें आता है ये। The National Biodiversity Authority was established in which year? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना था? एक चीज। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब बनी है, ये दूसरी चीज है। तो आपसे पूछा जाता है, और देखिए ये इसलिए क्लियरली बताया जा रहा है ताकि हमसे कोई गलती नहीं हो एग्जाम में, और एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना था 2002 में, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनी है 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन में पूछा है अथॉरिटी का 2003 में। In which of the following articles citizenship rights of people who migrated from Pakistan to India are mentioned? किस आर्टिकल में सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल मेंशन है? लोगों के नागरिक अधिकार मेंशन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? किनके लिए? जो माइग्रेट हुए हैं, कहां से? पाकिस्तान से इंडिया। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके सिटीजनशिप राइट्स संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है? इसमें दो चीजें हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली CAA लागू हुआ है, ये लागू हो गया और कई लोगों को नागरिकता मिल गई है। अब इसमें क्या है, अगर सिटीजनशिप राइट्स पहले से ही हमारे संविधान में है किसी आर्टिकल में, तो CAA लागू करने की जरूरत क्या पड़ी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। और इसमें एक जो टाइमलाइन दे रखी है वो दे रखी है 19 जुलाई 1948। इस तारीख से पहले, इस डेट से पहले जो भी लोग देश का बंटवारा हुआ उस टाइम पे पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। कब दी जाएगी? लेकिन दी जरूर जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसके बाद में जो लोग आए 19 जुलाई 1948 के बाद में, उन लोगों का क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे रखा है कि नागरिकता दी जाएगी, इसमें यह भी लिख रखा है कि सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, इस पे डील कर सकती है इससे। और उसी को देख के और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये नागरिकता का लाए हैं CAA, उसमें नहीं जाते हैं। आर्टिकल 6 ध्यान में रखना आपको, जो माइग्रेटेड हुए हैं, और ये डेट ध्यान रखनी। और सिटीजनशिप ये देखिएगा कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक सिटीजनशिप है। Which constitutional amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as a fundamental right? अभी रिसेंटली पूरे देश में एक डिबेट शुरू हो गई थी। एक बयान आया था, किसका बयान था? सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का बयान था इनहेरिटेंस टैक्स, लोगों की जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उस पे टैक्स की बात की उन्होंने। हालांकि उनकी पार्टी ने उससे किनारा कर लिया, वो एक अलग पॉलिटिकल इश्यू है। हम इसमें एग्जाम को लेके देखते हैं जो क्वेश्चन है। ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने कहा इनहेरिटेंस टैक्स। लोगों को लगा कि ये मजाक की बात है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो एक वंश के हिसाब से चलती है। जो फादर की प्रॉपर्टी वो उनके जो बच्चे हैं उनकी होती है, उस पे कैसे कोई टैक्स लगा सकता है? अब लोगों को फिर याद दिलाया गया कि भाई ऐसा पहले हुआ है कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी वो फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, और बाद में तुम्हारी प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको क्या है। इस पे
कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें एलिमिनेट कर दिया राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था और बाद में 44th ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में, और जो प्रॉपर्टी आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल मूलभूत अधिकार हुआ करता था उसको रिमूव कर दिया गया। अब ये किस में आता था? अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमारी ओपिनियन रखते हैं, हमारी थॉट रखते हैं, हमारे आइडियाज रखते हैं, हम किसी की आलोचना करते हैं, ये दिया हुआ होता है आर्टिकल 19 में। 19 में आर्टिकल 19 फर्स्ट में है ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, इसी में ही दे रखा था आपके राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था 19 फर्स्ट एफ में। इसको रिमूव कर दिया गया था, इस आर्टिकल को हटा दिया गया संविधान से 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके। और इसके साथ में एक और चीज जो प्रॉपर्टी का था, आर्टिकल 31, दो आर्टिकल हटाए गए, एक तो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31, ये दोनों को हटा दिया गया था, इनको लीगल बना दिया गया फंडामेंटल राइट से हटा के। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए करवाए हैं ये क्वेश्चन। इस पे काफी डिबेट हुई है, कंट्री में चर्चा में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमारे पॉलिटियन में के सिलेबस में ये कवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बॉर्न कन्वेंशन? बॉर्न कन्वेंशन इनमें से संबंधित कौन सा है? देखिए, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसको कहते हैं बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन क्या है? बॉर्न कन्वेंशन है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, बर्ड्स नहीं, स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये है बॉर्न कन्वेंशन। इसमें क्या है? कंजर्व उनका जो टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, या फिर उनका जो रेंज है, एवियन रेंज है इन पक्षियों की, उसको कंजर्व करो। जो माइग्रेटरी स्पेसीज है उस उनका जो एरिया है उसको बचाइए, उसको कंजर्व कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ये है बॉर्न कन्वेंशन। और ये CMS वही है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। जो लोग शुरू से चैनल देख रहे हैं उनको पता है टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज के क्या मायने हैं, और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, आपको नोट्स मिलते हैं, इसमें प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, और डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके टेस्ट का PDF में मिलता है, नोट्स में पूरे सिलेबस और करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिलेंगे इसमें। In which of the following year India become a party to the Vienna Convention for the protection of ozone layer? दो चीजें हैं, एक है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, उसको कहते हैं वियना कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, और एक दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सब्सटेंस ऑफ, जो सब्सटेंस है। वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन हुआ था 1991 में, 19 जून 1991 में ये वियना कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए हुआ था? ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। इसमें इंडिया इसका पार्टी कब बना था? इंडिया पार्टी 19 जून 1991 को इसका पार्टी बना था। 1991 में हुआ था और 19 जून 1991 में इंडिया इसका पार्टी बना था। दूसरा, इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी कब बना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी बना 17 सितंबर 1992 को इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी बना था, और 19 जून 1991 को वियना कन्वेंशन का। दोनों में फर्क क्या है? वियना कन्वेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है फिर? सब्सटेंस कॉजिंग द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जिनकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, वो कौन से पदार्थ हैं, उनको लेके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे आपके।
दोनों ही ओजोन लेयर से हैं, एक प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर और दूसरा जो सब्सटेंस है, पदार्थ हैं जो जिनकी वजह से डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर का। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है इसको संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसको। और ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, कोरिया वहां पे है। और इसका जो नाम है ये रीनेम कर दिया गुरु घासीदास एज ए पार्ट ऑफ जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है नर्मदा वैली में, उसका पार्ट है ये। विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी वाज सेटअप फॉर इंश्योरेंस रिफॉर्म। इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी सेटअप की गई है? देखिए, जो मालेगम कमेटी है ये किसको लेके बनाई गई थी? माइक्रो फाइनेंस को लेके आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, वो थी एज दी हिरजी मालेगम। एज दी हिरजी मालेगम कमेटी बनाई थी आरबीआई ने। ये एज दी हिरजी मालेगम ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई थी 1979 टू 1980। ये इस कमेटी के चेयरमैन थे। ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके भी चेयरमैन रहे हैं। और इनकी अध्यक्षता में मालेगम कमेटी बनी थी, किसको लेके? जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इंडिया का उसमें क्या रिफॉर्म कर सकते हैं उसको लेके। तो ये इंश्योरेंस से संबंधित नहीं है। विमल जालान कमेटी बनी है। विमल जालान कमेटी आरबीआई ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी 2018 में और उसके चेयरमैन थे ये डॉक्टर विमल जालान। ये किस लिए बनाई थी? आरबीआई ने जो करंट दुनिया में जो चल रहा है ग्लोबल प्रैक्टिस, उसको हमारी इकोनॉमी को उससे तालमेल करके, या जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछ के सेंट्रल बैंक फॉलो करे, जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उनको, उसको लेके विमल जालान कमेटी बनाई गई थी। तो ये भी आरबीआई ने बनाई थी रिव्यू करने के लिए करंट इकोनॉमिक उस टाइम कैपिटल फ्रेमवर्क को लेकर। तारापोर कमेटी है, ये बनाई गई थी, जो आरबीआई ने बनाई थी। ये भी अभी आप देख रहे होंगे कि जिन लोगों का डेली ट्रांजैक्शन काफी होता है या जिनका ज्यादा पेमेंट का लेन देन होता है, उनको एक करंट अकाउंट खोलना पड़ता है, चालू खाता, करंट अकाउंट। तो जो पूंजी खाता का कन्वर्टिबिलिटी है, जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता है, उसके मामले में ये तारापोर कमेटी बनाई थी। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता है या फिर जो ये शुरू हुआ है, किसने रिकमेंड किया था चालू खाता खोला जाना चाहिए जिनका ज्यादा लेन देन है, तो ये तारापोर कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। जबकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंश्योरेंस रिफॉर्म का, तो ये दोनों भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस रिफॉर्म्स के लिए सेटअप की गई थी 1993 में, और इन्होंने ही डीरेगुलेशन सजेस्ट किया था इसमें, इंश्योरेंस में, मल्होत्रा कमेटी। उम्मीद है अगर इनमें से कोई कमेटी का क्वेश्चन आता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया रिलीजेस डेटा ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा टाइम पे कौन रिलीज करता है? तो देखिए ये काम है आरबीआई का। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। विच वाटरवेज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे फर्स्ट। वाटरवेज काफी बने हैं, स्पेशली पिछले 7-8 ईयर्स में काफी वाटरवेज बने हैं। 111 वाटरवेज हैं, पहले नहीं हुआ करते थे ये 111 वाटरवेज, जिसमें से 106 2016 के बाद बने। अब हमसे पूछा है नेशनल वाटरवे फर्स्ट। देखिए जो लेटेस्ट वाटरवेज बने हैं वो आप 2 या 3 याद कर लीजिएगा,
और जो टॉप के 5 हैं वो याद कर लीजिएगा। पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है? प्रयागराज हल्दिया, गंगा भागीरथी हुगली रिवर, ये है गंगा भागीरथी हुगली रिवर, ये है नेशनल वाटरवे नंबर 1। और ये किन किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पे है? ये दुबरी सदिया ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ये नेशनल वाटरवे 1 है। ये नेशनल वाटरवे 2 है, सदिया दुबरी वाला ब्रह्मपुत्र रिवर पे, आसाम में। तीसरा जो वाटरवे है वो केरला में है, जो कोल्लाम कोटापुरम वेस्ट कोस्ट कैनाल या फिर उद्योग मंडलम कैनाल है, ऊटी वाला। ये उद्योग मंडलम अलग है, केरला में है तीसरा। और जो चौथा है ये काकीनाडा से पौंडीचेरी के बीच में है, आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 है। Which one of the following pair of river and its tributaries are correctly matched? रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी का करेक्ट मैच हो रहा है। तो देखिए, गोदावरी, वेनगंगा, कावेरी, भवानी और कृष्णा, भीमा, ये सभी सही मैच कर रही है। जो साउथ इंडिया की रिवर है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इनको और इनके ट्रिब्यूटरीज को पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। डी इसका करेक्ट आंसर है। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए या वेबसाइट पे जाके, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? इनकरेक्टली मैच कौन सा कर रहा है? इनमें से कौन सा गलत है? देखिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है, हरियाणा में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, जो मत्स्य पालन पे शिक्षा है, मत्स्य पालन शिक्षा पर जो केंद्रीय संस्थान है, ये गोवा में नहीं है, ये मुंबई में है। डी इसका आंसर होगा। एक इंस्टीट्यूट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा? कंप्यूटर कहां पे ऐड करता है और कंपेयर करता है? कंप्यूटर ऐड भी करता है और कंपेयर भी करता है डेटा को। ये कहां पे करता है? कंप्यूटर डेटा को ऐड और कंपेयर करता है सीपीयू में। सीपीयू क्या है? ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू चिप, या फिर इसको मेन प्रोसेसर भी कहते हैं। ये पार्ट होता है कंप्यूटर का और ये परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है। जितने भी इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, सारे परफॉर्म और एग्जीक्यूट सीपीयू में ही होते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग और मेन प्रोपोनेंट, इसमें से मैच करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये मॉरिसन है। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट है, ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक लेवल ऑफ टीचिंग का इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में से, टीचिंग वाला। द डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन, डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड। कब हो जाता है? जो कमोडिटी है जब ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, द प्राइस ऑफ जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है वो बढ़ जाती है। जो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है उसकी प्राइस कम हो जाती है। देखिए, आप इसको समझिएगा। जो कमोडिटी है, कमोडिटी पॉपुलर हो जाए, या फिर जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की वो बढ़ जाए, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है उसका प्राइस कम हो जाए, तो जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि डिमांड कर्व फॉरवर्ड की जगह दे दिया जाता है आपको राइट शिफ्ट कब हो जाता है।
तो इन्हीं कंडीशंस में होता है ये, जब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल। ये रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्स द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, इट इज कॉल्ड। कोई रिसर्चर है, ये डिवाइड करता है पॉपुलेशन को, किसमें, सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है पॉपुलेशन को, और फिर सैंपल साइज फिक्स कर देता है इनकी, ईच ग्रुप की सैंपल साइज, इसकी 1000, इसकी 2000, इसकी 3000 सैंपल साइज, इसलिए फिक्स कर देता है सैंपल साइज। इसको क्या कहा जाता है, इसको, इसका कितना कोटा है ये कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएसएससी है, पहले ये यूपीएचएससी हुआ करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। 10 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। आज टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। या कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। लेट्स बिगिन। रिसेंटली जनरल टॉ लैम was elected as the new president of which country? अभी हाल ही में जनरल टॉ लैम ये इलेक्ट हुए हैं नए प्रेसिडेंट। कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जनरल टॉ लैम ये इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली प्रेसिडेंट वियतनाम के। अभी रिसेंटली वियतनाम के ये प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए, इन्होंने शुरू किया था ब्लेजिंग फाइनेंस। क्या आपसे पूछा जा सकता है ब्लेजिंग फाइनेंस? हाल ही में चर्चा में रहा ब्लेजिंग फाइनेंस किससे संबंधित है? तो ये है एंटी करप्शन मूवमेंट। और एंटी करप्शन मूवमेंट इसको किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था वो वैन ने शुरू किया था। वो वैन ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है, जो वियतनाम के पहले राष्ट्रपति थे, और इन्होंने ही ये ब्लेजिंग फाइनेंस शुरू किया था एंटी करप्शन कैंपेन 2016 में। और ये जनाब अब एंटी करप्शन शुरू करने वाले करप्शन के केस में ही जेल में है। तो इन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, और इनको रिजाइन करना पड़ा है, और इन पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं। वियतनाम में नेशनल असेंबली में 500 मेंबर होते हैं, और वो हर 5 साल में अपना राष्ट्रपति इलेक्ट करते हैं। ये वैसा ही है जैसा दिल्ली में शुरू हुआ था एंटी करप्शन, और फिर बाद में दिल्ली का मुख्यमंत्री, अभी तो बेल पे है, 2 तारीख को वापस चला जाएगा। ऐसा ही ये है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा। Who among the following was shocked by Chora Chori incident which took place in Gorakhpur and withdrew non-cooperation movement on 5th Feb 1922? देखिए, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये कहां पे कब शुरू हुआ था? ये 5 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में है ये चौरी चौरा, यहां पे ये एक इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद में इसको वापस ले लिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था असहयोग आंदोलन को।
यहाँ पे कोई पुलिस चौकी थी, उसको पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी और उन्होंने इसको वापस ले लिया था और उससे ये काफी शॉक थे। पहला इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राशंस ट्रेल विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज। ये राशन ट्रेल क्या है? देखिए, राशन ट्रेल है ये, इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए या किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ट्रायल, और ये किसने पब्लिश किया है? लांसेट। और इसमें है कि ये इस न्यूट्रिशनल सपोर्ट से लगभग 39 to 48% ये जो है इसमें रिडक्शन होता है इस ट्यूबरक्लोसिस में, इसके पेशेंट्स में इसकी वजह से कमी आई है। और ये स्टडी की गई है लगभग 10,000 लोगों पे, और फिर ये इसके रिजल्ट सामने आए हैं कि लगभग 39 to 48% लोगों में इसकी वजह से टीबी की बीमारी में कमी आई है। और ये कहाँ पे किया गया है? ये जो इसका सर्वे या ये जो एक्सपेरिमेंट कहें या ये ट्रायल कहें, ये किया गया है झारखंड के 4 जिलों में। और ये प्रोग्राम है, आप जानते हैं टीबी का प्रोग्राम किससे संबंधित है? NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ट्यूबरक्लोसिस राशन ट्रेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। इनमें से कौन सा देश है जो सबसे कम, सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ? तो हमारे देश के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर इनमें से कौन से कंट्री का लगता है? देखिए, भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, और ये बॉर्डर शेयर करते हैं 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, ये शेयर करते हैं 1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर होता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये शेयर होता है 1751 किलोमीटर का। और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, तो 3323 किलोमीटर का ये शेयर होता है। तो सबसे कम बॉर्डर शेयर किसके साथ हुआ? ए, भूटान के साथ। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ या नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है या करता है, तो उस तरीके से भी हमें तैयारी करनी होगी। Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? इसके to pursuing research कौन सी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है? इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। देखिए, अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इसमें पहले एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें 50+ टेस्ट हुए हैं, वो मिल जाता है। इस बैच में भी मिनिमम 50 के टेस्ट करवाए जाएंगे, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कई बार आप ये वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि कई बार आप कोई क्वेरी करते हैं ऑलरेडी उसको डिस्कस हो चुकी होती है, तो लगता है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और आपके एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट या कोई न्यूज में कुछ आता है तो आपको यहाँ पे शेयर कर देते हैं। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन। एक क्वेश्चन इस तरीके का आप एक्सपेक्ट करके चलिए एग्जाम में कि ये रिसर्च स्टेशन कहाँ है। किसी भी तरीके का कोई वीट, मस्टर्ड, राइस या किसी भी और तरीके का भी कोई वेदर
तो ये जितने भी हैं वैसे तो हम करवाते हैं, नोट्स में भी आपको ये सेंड कर देंगे, तो आप भी अपनी तरीके से कीजिएगा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। जो सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन है ये कटक में है, ओडिशा में, कटक ओडिशा में है। अभी इसकी स्थापना कब हुई है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 23 अप्रैल 1946 को। अगर कटक नहीं है ऑप्शन में तो विद्याधरपुर है, विद्याधरपुर, ये कटक ओडिशा में ही है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए कटक नहीं देते, ये विद्याधरपुर दे देते हैं आपको ऑप्शन में। इसके स्थापना किसने की थी, डॉक्टर के रामैया थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी, और उनको एमिनेंट एक राइस ब्रीडर भी कहा जाता है। और बाद में वो ही बने थे जो अभी रिसेंटली ICAR है, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन 1966 के अराउंड, जो डॉक्टर के रामैया थे वो इसके फाउंडर थे सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन के। वो ही बाद में जाके इसको संभाला था ICAR को, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। The mating and nesting around 50% of the world's olive ridley turtles, the smallest and abundant sea turtles, is located in। पूरे वर्ल्ड के लगभग 50% समुद्री कछुए, छोटे और अबंडेंट, ये कहाँ पे हैं, इनका मेटिंग और नेस्टिंग यही होता है। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये पूरा ध्यान रखना होगा कि ये है ऋषिकुल्या रिवर है, और वहां पे है ये ओडिशा में ही है, ओडिशा कोस्ट पे। ये लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडली, जो समुद्री कछुए हैं उसकी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो मैक्सिको का कोस्ट है, जो मैक्सिको का कोस्ट है, मैक्सिको का तट, और उसके बाद आता है कोस्टा रिका तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ओडिशा का तट आता है समुद्री कछुओं को ये मास नेस्टिंग के लिए। ये यहाँ पे है जो एक गहीरमाथा मैरिन सेंचुरी भी है, और ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनी कहा जाता है इसका सी टर्टल्स के लिए। कौन सा, गहीरमाथा मैरिन सेंचुरी, गहीरमाथा, ये भी पूछा जाता है कई बार। और इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसका शेड्यूल फर्स्ट है। एक तो ये स्टेटस है इसका। दूसरा इसका स्टेटस IUCN में क्या है, जो IUCN है रेड लिस्ट होती है, उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। तीसरा एक और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस होता है CITES, उसका ये अपेंडिक्स फर्स्ट में है। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज आने वाले टाइम में करवाते रहेंगे, आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। Which of the following is the most toxic air pollutant? Hazardous air pollutant या toxic air pollutant, ये वो पोल्यूटेंट होते हैं जो सस्पेक्टेड टू कॉज कैंसर और अदर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स, मतलब जिनकी वजह से कैंसर हो या कोई अदर सीरियस स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके इफेक्ट हो, उनको कहा जाता है टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा है, दिस वन इज मोस्ट टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। सभी टेस्ट में 30 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और पूरा सिलेबस कवर होता है। और कई बार टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं, या यूनिट स्पेशल टेस्ट कहें, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का अलग टेस्ट हो गया, पॉलिटी का अलग टेस्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इनके तीन चार टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के देखने को मिलेंगे, और बाकी के फुल लेंथ टेस्ट, चाहे वो आपका रिसर्च हो, ICT हो, जो भी हो, सब पे अलग अलग टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट में भी है, सब कवर किए जाते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। As one moves from the polar region towards equator, the diversity of plant and animal species
देखिए अगर आप पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये नदर्न पोल है, ये सदर्न पोल है, इससे आप इक्वेटर 0 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है या जो एनिमल स्पेसीज है वो क्या होगा, ये बढ़ेगा घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, तो देखिए अगर आप मूव कर रहे हैं इक्वेटर की तरफ, तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट जो एनिमल स्पीसीज है ये राइज होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो वार्मर टेम्परेचर है अबाउट द इक्वेटर, ये डिलीवर करता है ट्रिमेंडस क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे सोलर एनर्जी है या फिर एक्टोथर्मिक स्पेसीज है, इस तरीके से। तो यही वजह रहती है कई सारे जो स्पेसीज हैं या प्लांट डाइवर्सिटी है वो इक्वेटर के नजदीक है, वहां पे एनर्जी मिल जाती है, इनको सूर्य किरण मिल जाती है, इसलिए बढ़ता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। एक सेंसस पे क्वेश्चन आता ही आता है, वो किसी भी तरीके से पूछा जाए, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। टेस्ट सीरीज रेगुलर फॉलो करते रहिए यहाँ पे, या फिर आप अपने हिसाब से भी, तो ये टॉपिक जरूर आप अपने लेवल पे इसको क्लियर कीजिएगा। 2011 की बात हो रही है, तो इसमें बिहार है। बिहार में मोस्ट एलिवेटेड इनहेबिटेंट लगभग बात करें तो 1106 इंडिविजुअल्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106। और रेजिडेंट थिकनेस की बात करें, ये तो इनहेबिटेंट है, और रेजिडेंस की बात करें तो 1028 इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर में है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का 829, 829, और इसके बाद नहीं, उत्तर प्रदेश में 829 है, केरला में 860 है, तो सबसे ज्यादा बिहार में है, जनसंख्या घनत्व बिहार का है। The provision for the anti-defection law is given under which schedule of the Constitution? Anti-defection law ये दल बदल कानून कहा जाता है इसको। कई बार शेड्यूल पूछ लिया जाता है और कई बार ये आपसे अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है। 52वां संविधान अमेंडमेंट था, 52nd अमेंडमेंट, और ये 1985 में किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, और ये किससे है, 10th शेड्यूल में। The 106th constitutional amendment act provides for how much reservation for women in Lok Sabha and state legislative assembly? जब ये नई पार्लियामेंट बनी है, तो नई पार्लियामेंट में जो सबसे पहला बिल पास हुआ है वो ये ही है, 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये किसके लिए था, ये महिलाओं को इसमें लोकसभा और राज्य, ये जो स्टेट की विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पास किया गया था। स्पेशल सेशन बुलाया गया था। ये काफी हिस्टोरिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये जरूर याद रखिएगा। 106वां था, ये था रिजर्वेशन विमेन्स के लिए, 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था। और इसमें क्वेश्चन में अगर आपको लोकसभा और स्टेट असेंबली दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी में नहीं दिया गया था, ये यूनियन टेरिटरीज में भी दिया गया है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, लोकसभा स्पीकर है उनको किस तरीके से उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, हाउस में लोकसभा स्पीकर को एक रिजोल्यूशन पास करके इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द हाउस। देखिए ऑर्डिनरी मेजोरिटी में क्या होता है कि जो वहां प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट किया, जैसे लोकसभा में सपोज 250 मेंबर हैं
तो इनमें से 250 प्रेजेंट है। अब 126 लोगों ने अगर वोटिंग कर दी तो वो तो हो गई कोई ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए जो भी जितने भी मेंबर हैं उस हाउस के, वो मेजोरिटी से, आप समझ गए होंगे ऑर्डिनरी बिल में तो और इफेक्टिव मेजोरिटी और ऑर्डिनरी मेजोरिटी में क्या फर्क है। सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव में सारे मेंबर होने चाहिए और फिर मेजोरिटी से पास करो, लेकिन जो ऑर्डिनरी मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी, उसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट है और वोट कर दिया उसके हिसाब से भी आप ऑर्डिनरी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कह सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ द हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% से ज्यादा। तो इसमें 50% से ज्यादा हो गया। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? इसमें 2/3 होता है। स्पेशल मेजोरिटी का पूछा जाता है कई बार कि ये कहां पे है, किसमें मेंशन है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी का जिक्र है आर्टिकल 368 में। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है लोकसभा स्पीकर को, और ये बाकी मेजोरिटी क्या होती है ये भी आपके क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप अपने लेवल पे पढ़िएगा, आने वाले टेस्ट में और करवा दें। द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए कंट्रीज इंपोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट इज कॉल्ड। एक रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ कंट्रीज, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है दो देशों का, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? स्पेशली इसको रेफर किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो और कैलकुलेटेड एज ए डिफरेंस बिटवीन जो टोटल वैल्यू है एक्सपोर्ट गुड और जो सर्विस या क्रेडिट कहें, और जो टोटल वैल्यू है इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस का डेबिट। तो डिफरेंस कैसे होता है? क्रेडिट और डेबिट के बीच में कैलकुलेट किया जाता है ये डिफरेंस, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है दो देशों के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कैलकुलेट किया जाता है। जो डिफरेंस होता है क्रेडिट और डेबिट का, उसके बेस पे। दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या होता है? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये एक बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसी भी देश के इसमें कंसीडर किए जाते हैं, इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपसे पूछा जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कंसीडर होता है? बिल्कुल। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ट्रांसफर और जो भी अदर ट्रांसफर है वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। यूं कहें ये कैप्चर करता है जो ओवरऑल फ्लो ऑफ मनी है इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्री। आप समझ गए, इनटू और आउट ऑफ द कंट्री दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंसीडर किया जाता है। बैलेंस ऑफ करेंसी क्या होता है? ये कोई यूं कहें स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टर्म है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बनाया हुआ है सिर्फ जैसे पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है, ये बनाया हुआ है, कहीं है नहीं लिखा हुआ। वैसे ही बैलेंस ऑफ करेंसी कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टर्म है जो एग्जिस्ट करती नहीं है। अब इस क्वेश्चन का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आएगा कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसमें सब चीजें आ गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसीलिए जो पेमेंट है बायर और सेलर के बीच में, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये यूज लिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। आप ये मत समझना कि ये ट्रेड का जो इम्बैलेंस है उसको मेजर किया जाता है, ट्रेड इम्बैलेंस मेजर नहीं किया जाता है, इससे फैसिलिटेट किया जाता है जो बायर और सेलर के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड है उसके पेमेंट। उम्मीद है ये आपके क्लियर हो गया होगा। आगे और
कोई क्वेश्चन आएगा उसमें अच्छे से और क्लियर कर लेंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेज आर रिलीज बाय नीति आयोग। ये इंडेक्स कहिए आप इसको, सिंपल भाषा में समझे तो वो अलग अलग टर्म है अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए। देखिए, नीति आयोग एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या है? एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और अब इसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया है। ये कब बनाया है? 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया था। ये क्या करता है? एक बॉटम अप अप्रोच है इसका। जो कोई विजन है या कोई पॉलिसी है, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, इस तरीके का, या यूं कहें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का आप अध्यक्ष कहें, चेयरपर्सन कहें, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका वाइस चेयरमैन होता है एक, और वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है। अभी रिसेंटली जो नीति आयोग का वाइस चेयरमैन है ये है श्री सुमन बेरी। श्री सुमन बेरी अभी ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग इनमें से कौन से इंडेक्स जारी करता है? तो देखिए, नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है? स्टेट एनर्जी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, स्टेट की हेल्थ का इंडेक्स, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो इंडिया इंडेक्स है ये नीति आयोग जारी करता है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के क्या इंडेक्स हैं, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, ये सभी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा सभी। Which 5-year plan had an objective of rapid industrialization with particular emphasis on development of basic and heavy industries? हमसे पूछा जा रहा है कौन सा 5-year प्लान था जिसका ऑब्जेक्टिव था क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, उसका ये पूरा ऑब्जेक्टिव था। उसी बेस पे एक 5-year प्लान तैयार किया गया था, उसमें भी पूरा फोकस था बेसिक और हैवी इंडस्ट्री पे। तो ये था सेकंड 5-year प्लान। सेकंड 5-year प्लान है, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1956 में और ये ऑपरेशनल हुआ था 1961 से। ये किस पे बेस्ड था? कई बार आपसे पूछा जाता है किस मॉडल पे बेस्ड था। तो ये मॉडल था मोहलनोबिस मॉडल। इस मॉडल पे बेस्ड था ये। एक क्वेश्चन 5-year प्लान का पूछा जाता है एग्जाम में, इसको देखिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा, काफी मेहनत कर रहे हैं और आपको जितना पॉसिबल। और कई लोग पूछते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, टेस्ट सीरीज काम आएगी। तो पहले जो करवाए हैं, पिछले एग्जाम जो हुआ है 16, 18, 20, 22 और 24, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हैं। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 है, और ये कहने का नहीं है, सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट, प्रीवियस ईयर का पेपर ये चैनल पे अवेलेबल है और बताया हुआ है किस टेस्ट से कौन सा क्वेश्चन आया, आप चेक कर लीजिएगा। In the last one decade, which one among the following sectors has attracted the highest foreign direct investment inflow into India? पूछा गया है कि पिछले डिकेड में, लास्ट 10 सालों में, पिछले 10 साल में वो कौन सा सेक्टर है इनमें से जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है हमारे देश में। तो
टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम ऐसा फील्ड है, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आया है पिछले 10 सालों में। देखिए इंडिया का जो आईटी मार्केट है वो इतना बूम कर चुका है कि इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और एक ग्लोबल इमेज भी क्रिएट की है आईटी डिपार्टमेंट ने। लेकिन अब चाइना है, खुद अमेरिका है, वो नहीं चाहते कि इंडिया और आगे बढ़े या इसका और आईटी में ये तरक्की करे, तो ये इस मैटर को लेके गए हैं कोर्ट में, वहां चल रहा है। कई इशू क्रिएट किए हैं आईटी कई डिपार्टमेंट को लेके इन लोगों ने, कंट्रीज ने, तो वो चल रहा है अभी कोर्ट में मामला, जो इंटरनेशनल कोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ए वॉलेटाइल स्टोरेज, इनमें से कौन सा वॉलेटाइल स्टोरेज है? देखिए रैम क्या होता है? एक टेम्पररी मेमोरी है। रैम क्या है? टेम्पररी मेमोरी है। कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इसको रीड किया जा सकता है और इसका ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में इसको चेंज किया जा सकता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसको। टाइपिकली इसको यूज किया जाता है कोई वर्किंग डेटा को स्टोर करने में, मशीन कोड के लिए, और ये एक बहुत वॉलेटाइल स्टोरेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आपका कोई भी सजेशन है आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी है तो नंबर अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके भी चेक कीजिएगा। थैंक यू।